नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। यूपी ट्रिपल पेट के लिए क्रैश कोर्स में हिस्ट्री का क्लास नंबर 8 आज हम करने वाले हैं। टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही हैं। अब हम बात करें जो प्राचीन भारत है, हिस्ट्री में बात करें प्राचीन भारत का टॉपिक, इसके बाद एक क्लास और बचेगी, यानी कि जो भी बचे हुए टॉपिक है हम क्लास नंबर 9 में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं 30 वीडियो में। हमने बोला कि आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एग्जाम से पहले कैसे हो पाएगा, 30 वीडियो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं दो वीडियो करके ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी 14 से 15 क्लास होनी है। ठीक है, और बात करें अगर जो हिंदी के लिए मैंने बोला है जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं कवर करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। कवर क्या वो रिवीजन करा दूंगा। बाकी और चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ कराने को। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे और भी ज़्यादा स्टूडेंट आए, क्लास को देखें, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी चीज़ें जो बची हुई हैं उनको भी जल्दी से शुरू करूँ। ठीक, और उससे पहले अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लो जिससे जो भी वीडियो हो जाए उसके अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे। यूपीटीएससी से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप अगर जो तेजी से पढ़ना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो क्रैश कोर्स का ही यूपीटीएससी पेट के लिए, तो हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी, यूपी जीके एंड साइंस एंड स्टैटिक जीके सारे का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 50% डिस्काउंट चला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी आपकी। जाइए, बाई करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, आज के क्लास को। हमने गुप्त काल देख लिया था, गुप्ताज डायनेस्टी देख लिया था। अब उसके बाद हमारी वर्धन वंश आते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वर्धन वंश के, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। हर्षवर्धन आपने सुना होगा, बाणभट्ट आपने सुना होगा। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने स्क्रीन पर रहा, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की बात करें कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी पुष्पभूति वर्धन के द्वारा, और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, थानेश्वर में। ठीक, तो राजधानी कहाँ थी आपकी पुष्पभूति वंश की, ये थी थानेश्वर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, पुष्पभूति वर्धन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। क्या आंसर होगा, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन यहाँ पे अंतिम बौद्ध राजा था जो महान संस्कृत का विद्वान और लेखक भी था। अब मैं बात करूं लेखक था, तो हर्षवर्धन की कुछ प्रमुख रचनाएं जो बार बार आपसे पूछी जाती है कौन सी हैं। एक तो रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई, हर्षचरित। ठीक, एक तो प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई, हर्षचरित के द्वारा, प्रियदर्शिका, रत्नावली। इसके अलावा एक और है आपका नागानंद। ठीक है, नागानंद। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद किसके द्वारा लिखी गई, हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया। हर्षचरित की बात करें, ये हर्षवर्धन की जीवनी है, लेकिन हर्षवर्धन की जीवनी है लेकिन हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया आपका ये लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था। वेनसांग भारत किस उद्देश्य से आया था, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा ये नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन काल में भारत में शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया। लेकिन वर्तमान में बात करें, तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अभी भी नालंदा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था और उसको कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया। उस पर 3 बार हमला हुआ था, लेकिन आखिरी बार जब बख्तियार खिलजी आया तो उसने पूरी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक, तो यहाँ पे बात करें जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेनसांग की। ठीक, वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, चीनी तीर्थयात्री था, और ये किस लिए आया था, उद्देश्य क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और बौद्ध ग्रंथ जो हमारे थे उसका संग्रह करने आया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया। तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात करें, इनको पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? देखो, पुष्पभूति वंश की बात करें तो इसकी राजधानी थानेश्वर ले जाई गई थी, लेकिन हर्षवर्धन जब आए तो इन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? इन्होंने की थी कन्नौज में। कन्नौज यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भैंसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? भैंसांग ने किसे कहा था शिलादित्य? ये कहा था आपका शिलादित्य की बात हो रही है, हर्षवर्धन को कहा था। ठीक, हर्षवर्धन को भैंसांग ने शिलादित्य कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शशांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ठीक, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट टू विजिट करो, सारे क्लासेज आपको उसी में मिल जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो ये था नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी। 13 की बात करें, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो ये था कन्नौज। इसीलिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेके आया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने। क्या नाम था? क्या नाम था जो जीवनी थी? हर्षचरित। ठीक, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, वर्धन वंश की राजधानी जो थानेश्वर है वो हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ठीक है, तो अलग अलग राजा है, सब लोग अपना अपना वंश स्थापित करना चाहते थे, अपना अपना संवत चलाना चाहते थे। तो ये हर्षवर्धन भी अपना संवत लेके आए, हर्ष संवत 606 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो अभी हमने बात किया, कौन ले गया था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन। 18 की बात करें, भैंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? क्या आंसर होगा भाई? भैंसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर की बात करें तो ये था आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो बाणभट्ट की बात करें, ये निवासी था आपका, कहाँ का निवासी था भाई? बाणभट्ट आपका, इसका आंसर क्या होगा? होगा थानेश्वर। थानेश्वर का निवासी था बाणभट्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, नागानंद रत्नावली प्रियदर्श का स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने बात कर लिया था। नागानंद रत्नावली प्रियदर्श का नाटकों के नाटककार कौन है? तो ये कौन है भाई? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन। ठीक। 21 की बात करें, गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ध्यान रखिएगा, गुर्जरों को पराजित करने वाले शासक का नाम था हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। 22 की बात करें, आज भी भारत में भैंसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसने एक रचना की थी सीयू की, इसलिए आपका ये जो हंसांग है, भैंसांग चीनी यात्री, बौद्ध यात्री, इसको याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यानी कि हर्षवर्धन को पराजय का मुंह दिखाने वाले एकमात्र शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। और वे कहाँ के शासक थे? ध्यान रखिएगा, वाताबी या बादामी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भैंसांग। भैंसांग यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भैंसांग की बुक का क्या नाम है? सी यू की। 25 की बात करें, भैंसांग भारत में कितने साल तक रहा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे समय तक कह सकते हैं, 20 साल तक रहा। ठीक, 20 साल तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 26 की बात करें, कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला
कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला? एक तो प्रयाग में लगता है, ठीक, एक तो आपका नासिक में लगता है, एक कहाँ लगता है, एक हरिद्वार लगता है, एक और कहाँ लगता है आपका, एक आपका लगता है महाकाल उज्जैन, ठीक, उज्जैन। ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है, ठीक। अब बात करें कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी जाता है आपको आपके हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर सी। 27 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। देखो यहाँ पे क्या है, बुक्स है, किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंद, मैंने आपको बार बार बोला किसके द्वारा लिखा गया, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी थी, किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाकी सूर्य शतक लिखा गया मयूर के द्वारा। और ये जब एक ही बचा तो इसको इससे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत, ठीक। जो आता है पहले हम इसको मिला लें। और अभी आज के जो एग्जाम का ट्रेंड बन रहा है ना, इस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चले। 28 की बात करें, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, इन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था वेनसोंग ने। वेनसोंग ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या था? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। जलाशय की भूमि ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करें, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ? तो सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया? वेनसोंग के द्वारा लिखा गया, जो 20 वर्षों तक भारत में रहा, एक बौद्ध यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, ठीक। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो 30 ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। अभी इसके बाद हमारा हिस्ट्री का एक वीडियो और बचा है, उसके बाद हम मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत में एंटर कर जाएंगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत, उसके बाद गांधी जी, बहुत सारे टॉपिक। अभी ये 30 क्लास हम टोटल करेंगे, ठीक। अभी तो 8वां क्लास है। और बने रहिए हमारे साथ एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कमेंट्स करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। आज जियोग्राफी की क्लास भी अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। चलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो यूपीट्रिपलएससी पेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF भी बाई करो, उससे भी पढ़ते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।